हेलो क्लास 9, चलिए अब देखते हैं आगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन ये सब हमने पढ़ लिया था। और आगे अब हम देखेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से होती है। लैंड इज़ फिक्स्ड, ज़मीन तो आपको पता ही है फिक्स होता है। जितनी ज़मीन आपके पास है या किसी भी किसान के पास है वो बढ़े या घटेगा नहीं, बेच देंगे तो घट जाएगा और ज़मीन पैसा होगा तो आप ख़रीद सकते हैं, बट जो आपके पास ज़मीन है उसको आप खींचकर प्लास्टिक की तरह बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में ज़्यादातर किसान जो है वो खेती करते हैं। 75% ऑफ द पीपल आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग जो है पालमपुर में वो पूरी तरह से खेती के ऊपर ही निर्भर हैं, यानी उनके जीविका का साधन जो है वो खेती है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो किसान हो सकते हैं या फिर खेत में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। और इस तरह से इनकी जो है खुशहाली इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि फार्म से कितना प्रोडक्शन होता है। But remember that there is the basic constraint in raising farm production. लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको कि एक जो फार्म प्रोडक्शन में एक रुकावट होती है, तो वो कंस्ट्रेंट या रुकावट क्या है, बाधा क्या है, वो ये है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स। जो खेती की ज़मीन होती है वो फिक्स होती है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैव बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। और 1960 के बाद से पालमपुर में मतलब खेती की जो ज़मीन है वो बढ़ी नहीं है, उतनी की उतनी ही है। By then, some of the wasteland in village has been converted to cultivable land. हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कुछ ज़मीन जो कि वेस्ट लैंड की तरह यानी कि जो बंजर पड़ी थी उसको किसानों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे थोड़ा बहुत खेती की जा सके वहाँ पर। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. इसके अलावा अब कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि फार्म प्रोडक्शन को या कुछ नया ज़मीन लेकर उस पर कल्टीवेशन करके कुछ किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो थोड़ी सी जो वेस्ट लैंड थी उसको किसानों ने या गांव के लोगों ने थोड़ा बहुत जो काम के लायक या खेती के लायक बना लिया है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। जब आप खेतों को नापते हो तो हेक्टेयर में नापी जाती है। दो इन विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा एंड गुंथा। और जैसे कई जगहों पे लोकल भाषा में जो बीघा या गुंथा कहा जाता है इसको। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। और 1 हेक्टेयर जो है वो एरिया स्क्वायर के रूप में अगर देखा जाए तो 100 मीटर उसकी लंबाई होती है। लंबाई जो स्क्वायर तो आपको पता ही है ना कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ ए स्कूल ग्राउंड। आप चाहे तो अपनी स्कूल ग्राउंड की ज़मीन को भी उस तरह से नाप कर देख सकते हैं। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो क्या कोई तरीका ऐसा है कि भाई ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या उस पर प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं या नहीं। In the kind of crop grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. जिस तरह की खेती या अनाज यहाँ उगाया जाता है और जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से पालमपुर एक ऐसे गांव जैसा लगता है जो कि वेस्टर्न यूपी में है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितनी ज़मीन है उन सब पर खेती होती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। किसी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा गया, बेकार नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। जब बरसात का मौसम होता है तो एक गर्मी की फसल को खरीफ की फसल बोलते हैं।
तो किसान यहाँ पर ज्वार और बाजरा उगाते हैं। These plants are used as a cattle feed. इनको जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल किया जाता है। It is followed by cultivation of potato between October and December. अक्टूबर और दिसंबर के बीच में यहाँ पर आलू की खेती होती है। इन द विंटर सीजन, जब ठंड का मौसम आता है, ठंड के मौसम में जो फसल लगती है उसको रबी फसल कहा जाता है। याद रखिएगा, गर्मी के मौसम में जो फसल लगती है उसको खरीफ फसल कहा जाता है, और जो ठंड के मौसम में फसल लगती है उसको रबी फसल कहा जाता है। फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट, और तब रबी फसल में गेहूँ लगाया जाता है खेतों में। From the wheat produced, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो किसान क्या करते हैं कि अपने लिए यानी घर के इस्तेमाल के लिए साल भर का गेहूं रख लेते हैं, और उसके बाद जो सरप्लस यानी एक्स्ट्रा अनाज जो उत्पादन होता है उसको वो क्या करते हैं, रायगंज के मार्केट में लाकर बेच देते हैं। A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once a year. कुछ किसान ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने ज़मीन के एक टुकड़े पर सुगर केन यानी गन्ना जो है उसको लगाते हैं। और आपको पता ही है गन्ना जो है वो करीब 9-10 महीने लग जाता है खेतों में वो उसको तैयार होने में। तो इस वजह से क्या है कि उस ज़मीन पर फिर और कोई फसल आप नहीं लगा पाएंगे, है ना। साल में 9-10 महीने अगर आपके खेत में गन्ना लगा रहेगा तो फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा कोई दूसरी फसल लगाने के लिए। तो क्या है कि इसको जो शुगर केन लगाया जाता है वो एक बार काट लिया जाता है, साल में एक बार। इन इट रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। या तो फिर इसे गन्ने के रूप में सीधे तौर पे बेच दिया जाता है, या फिर उससे गुड़ बना दिया जाता है और गुड़ बनाकर उसे शाहपुर के मार्केट में बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different type of crop in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. एक कारण ये माना जाता है क्यों किसान पालमपुर में 3 फसल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई की सुविधा है वो बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में काफ़ी पहले ही आ गया था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसका सबसे बड़ा असर यहाँ के इरिगेशन सिस्टम पर पड़ा है। बिजली आप रहेगी तो आसानी से आप जो है वो अपने मोटर वगैरह चलाकर अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे। Persian wheel were till then used by the farmer to draw water from the wells and irrigate small land. पर्सियन व्हील आप समझते हो ना, आपने देखा होगा कई गाँव में जो ये होती है, कुआं होता है, कुएं में ना बाल्टी जैसी चीज़ लगी रहती है और उसको घुमाया जाता है धीरे धीरे करके। वो बाल्टी में पानी भरता है और एक जना खड़ा रहता है बाल्टी का पानी उड़ेलने के लिए, वो जो नाली जिसके थ्रू खेत में पानी जाता है। तो पहले वो पर्सियन व्हील इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद किसानों ने पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। फिर धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि इस पर्सियन व्हील की तुलना में जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल होते हैं वो उससे ज़्यादा बड़े एरिया में सिंचाई करना संभव है और असरदार भी है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरू में सरकार ने, आपको पता ही है किसानों की सुविधा के लिए सरकार बहुत तरह के इस तरह के प्रोग्राम चलाती है, जिसमें क्या होता है कि किसानों को कम कीमत पर ट्यूबवेल वगैरह लगाने की सुविधा देती है सरकार। तो कुछ लोगों ने सरकारी मदद से ट्यूबवेल लगवाया। Soon, however, farmers started setting up private ट्यूबवेल। लेकिन फिर क्या हुआ, पहले तो सरकार की मदद से लगाया गया, फिर बाद में जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं वो लोगों ने अपने अपने खेतों में लगाना शुरू कर दिया। As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated। और 1970 के मध्य में आते आते 200 हेक्टेयर ज़मीन जो पालमपुर में है उन सब पर सिंचाई की व्यवस्था हो गई थी।
Not all villages in India have such high level of irrigation. पालमपुर की तरह भारत के सभी गांवों को ये सुविधा प्राप्त नहीं है. Apart from riverine plain, coastal region in our country are well irrigated. Riverine plain के अलावा जो coastal area है वहीं पानी की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low level of irrigation. लेकिन जो plateau region है वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की सुविधा नहीं है. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. अगर total cultivated area भारत में देखा जाए तो देखा जाएगा कि 40% ही एरिया ऐसा है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है. इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेन. और उसके अलावा ज़्यादातर किसान जो है वो बारिश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं अपने खेतों में सिंचाई के लिए. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. जब आप अपने खेत में एक से ज़्यादा फसल लगाते हो तो इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड. और ये सबसे आसान तरीका है अपने एक ही खेत से ज़्यादा फसल या ज़्यादा अनाज उत्पादन करने की. ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप. हर किसान पालमपुर का क्या करता है, कम से कम दो फसल उगाता है. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. और ये देखा गया है कि पिछले 20 सालों में तीसरे फसल के रूप में आलू उगाया जाता है यहाँ पर पालमपुर में. ये देख लीजिए जो फसल यहाँ पर उगाई जाती है जिसमें वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो है. ठीक है, तो आपने देख लिया कि you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. यानी कि एक ही ज़मीन से ज़्यादा फसल लेने का एक तरीका है वो है multiple cropping. The other way is to use modern farming method for higher yield. और दूसरा तरीका एक और है वो ये है कि आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाओ. मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है? Yield is measured as a crop production on a given piece of land during single season. इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है एक ही ज़मीन पर एक ही सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. Till the mid-1960, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. 1960 के दशक तक तो जो फसल उगाई जाती थी उसमें क्या होता था, जो फसल उगती थी यानी जो अनाज, सपोज़ गेहूँ आपने उगाया अपने खेत में, तो क्या किया, उसमें से थोड़ा गेहूँ अगले साल बीज के लिए रख लिया जाता था. ट्रेडिशनल सीड नीड लेस इरिगेशन. वैसे तो जो पारंपरिक सीड होते हैं वो उसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती. और लेकिन तब एक चीज़ और है वो ये कि जो परंपरागत तरीके से अनाज रखे जाते हैं बीज के रूप में, उससे फसल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती. फार्मर यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र. और किसान जो है वो काउ डंग यानी गोबर की खाद और दूसरे और जो प्राकृतिक खाद होते हैं उसको फर्टिलाइज़र के रूप में या खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं. ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाई देम. और ये सब चीज़ें किसान के पास ऑलरेडी उपलब्ध होती हैं क्योंकि गाय वगैरह तो पाले ही जाते हैं गांव में. और इससे क्या होता है कि गाय बैल और उससे जो खाद गोबर जो मिलता है उसको वो खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेता है. उसे अलग से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yield variety या HYV of seeds. फिर क्या हुआ, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई 1960 के दशक में, और उसके बाद क्या हुआ, गेहूं और चावल इन दो चीज़ों के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा.
Compared to traditional seed, the HYV seed promised to produce much greater amount of grain in a single plant. और फिर क्या हुआ, HYV सीड की मदद से एक ही पौधे से आप ज़्यादा अनाज का उत्पादन ले सकते हो। आप देखिए कि अगर जो ट्रेडिशनल सीड होती हैं, अगर गेहूं का एक पौधा है, तो आप देखोगे कि गेहूं के पौधे में अगर जैसे ये गेहूं का अगर एक पौधा है, तो आप देखिए पेन के ढक्कन तक अगर आपकी पारंपरिक सीड है, पिछले साल आपने बचा के रखी हुई थी, तो इतना होगा अनाज, बीज लगेंगे गेहूं के पौधे में। लेकिन अगर आप HYV सीड इस्तेमाल करोगे तो आपके इसमें पौधे में इतनी दूर, जितना मैं दिखा रही हूँ, इतनी दूर सीड लगेगा उसमें। तो स्वाभाविक है, कहाँ इतना था, अब इतना लगभग डबल हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है, वो अमाउंट जो है ग्रेन का, वो एक ही पौधे में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एक पौधे में अगर इतना होगा तो पूरे खेत में आप समझ लीजिए कितना हो सकता है, लगभग डबल ही हो गया। एज अ रिजल्ट, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन than was possible earlier। इसलिए अब क्या था, उसी ज़मीन से आप लगभग दुगनी फसल ले सकते हो, अनाज ले सकते हो, जो कि पहले संभव नहीं था। HYV सीड हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन क्या है, HYV सीड या हाई यील्डिंग वेराइटी सीड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो खेतों में आपको पानी ज़्यादा देना होगा। ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइज़र, इसके अलावा आपको केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करना होगा। एंड पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवाई भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। तभी आप अच्छा रिजल्ट पाओगे, यानी कि आपकी फसल अच्छी होगी। हायर yield were possible only from combination of HYV seed, irrigation, chemical fertilizer and pesticide। आपको अगर ज़्यादा फसल लेनी है तो आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाना होगा, HYV seed, irrigation, chemical fertilizer and pesticide का। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले इस फार्मिंग मेथड को अपनाया था। फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल फॉर इरीगेशन। और किसानों ने अपने यहाँ ट्यूबवेल लगाए थे सिंचाई के लिए। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड। और HYV सीड केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का फार्मिंग में इस्तेमाल किया था। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी। कुछ ने तो किस मशीनरी का भी इस्तेमाल किया, लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लाइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और थ्रेशर आप जानते ही हैं, जो एक मशीन होती है जिससे गेहूं की फसल कट भी जाती है और गेहूं के बीज जो है डंडियों से अलग भी हो जाते हैं, इसको थ्रेशर कहा जाता है। और इससे क्या हुआ, इनकी फसल बहुत अच्छी हुई है। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety is 1300 kg per hectare। पालमपुर में जो गेहूं उगता है पारंपरिक तरीके से, वो 1300 kg पर हेक्टेयर है, जबकि HYV सीड जो है द yield went up to 3200 kg पर हेक्टेयर। और वहीं HYV सीड इस्तेमाल करने से 3200 kg पर हेक्टेयर फसल में अनाज मिल जाता है। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इससे क्या हुआ, गेहूं के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। फार्मर नाउ हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल द मार्केट। इससे किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ है, क्योंकि वो अपने लिए अनाज रखते हैं, इसके अलावा क्या होता है, सरप्लस जो है उसको मार्केट में बेच देते हैं। पहले की तुलना में अब इनके पास सरप्लस अनाज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल द लैंड सस्टेन, इस पार्ट को हम करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख सकें।